हेलो, मैं पंकज मालवीय स्वागत करता हूं आप सबका रावली पाठशाला पर, जहां पर आपको कक्षा 9, 10, 11, 12 के वीडियो लेक्चर मिलने वाले हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो जहां पर हम पढ़ रहे थे अपने कक्षा 10 का जो विज्ञान विषय है उसके बारे में, और हमने बायोलॉजी के चैप्टर पूरे कर लिए थे और अपने केमिस्ट्री वाले जो चैप्टर है वो स्टार्ट किए थे। लेकिन अब हम क्या करेंगे कि केमिस्ट्री के चैप्टर के साथ साथ अपने जो बायोलॉजी वाले चैप्टर हमने जो पढ़े हैं उनके जो बुक्स के अंदर के अभ्यास प्रश्न, उनके साथ साथ पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों को भी साथ साथ में सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो हम सबसे पहले पेज संख्या 105 पे जो पुरानी और नई बुक है उसमें देख लीजिए। ये मैंने पुरानी बुक है उसमें से लिए हुए हैं। तो पेज संख्या 105 प्रश्न बाकी सबके सेम ही है। तो हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण क्यों अपर्याप्त है? तो विसरण है वो हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीव, हम क्या है बहुकोशिकीय जीव, सामान्य जो एक कोशिकीय जीव होता है उसमें ऑक्सीजन का आदान प्रदान किसके माध्यम से हो जाता है? विसरण के माध्यम से हो जाता है। विसरण क्या होता है? क्या होता है विसरण? विसरण क्या होता है कि वायु का किसकी तरफ से? उच्च सांद्रता से, उच्च सांद्रता से किसकी तरफ जाना? निम्न सांद्रता की तरफ चले जाना। ये क्या होता है? विसरण। वायु का किस तरफ से? उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ चले जाना। मान लो यहां पर क्या है, जैसे मान लो यहां पर ऑक्सीजन की क्या है? अधिकता, और यहां पर क्या है? ऑक्सीजन की कमी। तो ऑक्सीजन क्या होगी? यहां से किसकी तरफ चली जाएगी? ज्यादा से कम की ओर चली जाएगी। जैसे कि हम सांस लेते तब ऑक्सीजन अपने शरीर के अंदर चली जाती है। क्यों? क्योंकि जब हमारे शरीर में क्या बन जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। मतलब क्या हुआ? ऑक्सीजन की सांद्रता कम होगी और वायुमंडल में क्या है? ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में। तो विसरण के माध्यम से क्या होगी कि ऑक्सीजन अपने शरीर के अंदर प्रवेश करती है। लेकिन ये पूरे शरीर में कोशिकाओं तक पहुंचने में विसरण विधि काम नहीं करती है। तो हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण क्या है? अपर्याप्त है। क्यों? हम जानते हैं कि बहुकोशिकीय जीवों में सभी कोशिकाएं अपने आसपास के पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं रह सकती है। अपने शरीर है, अपने शरीर के ऊपर वाली त्वचा वाली भाग है, ये कोशिकाएं क्या होगी? वातावरण के सीधे संपर्क में। लेकिन जो हमारी शरीर की आंतरिक कोशिकाएं, सारी कोशिकाएं उत्तक है, वो क्या सीधे डायरेक्ट वातावरण के कांटेक्ट में? तो उन विसरण के माध्यम से क्या ऑक्सीजन का आदान प्रदान हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। इसीलिए हमारे जो सजीव होते हैं बहुकोशिकीय जीव, उसमें क्या होता है? रक्त परिसंचरण तंत्र या वहन तंत्र होता है। अतः साधारण विसरण द्वारा सभी कोशिकाओं और उत्तकों तक ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो पाती है, क्योंकि यह अत्यंत क्या है? धीमी प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? धीमी प्रक्रिया है। इसलिए वहन तंत्र द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचाई जाती है। कैसे? वहन तंत्र के माध्यम से कैसे पहुंचाई जाएगी? हमने पढ़ा था क्या था कि अपने अंदर हमारे वहन तंत्र में क्या क्या आती है? हृदय आता है, उसके बाद रक्तवाहिका आती है, रक्तवाहिका है, और अपना रक्त। तो क्या करेगी? फेफड़ों से ऑक्सीजन किस में जाएगी? रक्त में मिल जाएगी, और ये रक्त के माध्यम से शरीर की प्रत्येक कोशिका तक क्या चली जाएगी? ऑक्सीजन। और वो कोशिका क्या करेगी? ऑक्सीजन को ग्रहण करेगी, CO2 को वापस रक्त के अंदर मिला देंगे। तो आंसर क्या लिखोगे? प्रश्न आएगा कि हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण अपर्याप्त क्यों है? कि विसरण क्या है? एक धीमी प्रक्रिया है। पहला चीज तो ये। दूसरी क्या कि ये हमारे शरीर की जो प्रत्येक कोशिका है वो सीधे वातावरण के संपर्क में नहीं होती, इसलिए शरीर के प्रत्येक कोशिका तक ऑक्सीजन को पहुंचाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? हमने जो जैव प्रक्रम पढ़ा था उसमें कौन सा? रक्त परिसंचरण तंत्र या वहन तंत्र के द्वारा शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आपूर्ति कराई जाती है। चलो अब चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है, कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मानदंडों का उपयोग करेंगे? जब पाठ की स्टार्टिंग हुई तभी क्या होगा कि जैव प्रक्रम थे वही क्या करते हैं? सजीव और निर्जीव में भेद करने का एक काम करते हैं। अब आप देखोगे कि कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण हम निम्न मानदंडों द्वारा कर सकते हैं। सबसे पहला क्या है? गति। निर्जीव होते वो गति करते नहीं करते, लेकिन सजीव गति करते। उसके बाद है वृद्धि। निर्जीव होते वो वृद्धि करते लेकिन नहीं करते, और सजीव क्या करते हैं? वृद्धि करते। उसके बाद श्वसन है, उसके बाद है उत्तेजनशीलता, पोषण इत्यादि। अब इसके अंदर अपन जनन भी लिख सकते हैं। जनन भी किसके द्वारा होता है? सजीवों के द्वारा। उत्सर्जन भी लिख सकते हैं,
विभिन्न जो जैव प्रक्रम है वही क्या करेंगे, सजीव और निर्जीव के बीच में तुलना करने के मानदंड है। अब उसके बाद है किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। ये कच्ची सामग्री कौन सी, कि अपने जैसे विभिन्न जैव प्रक्रम है उसमें कौन कौन सी कच्ची सामग्री उपयोग में ली जाती है। तो सबसे पहले तो अपन देखो कि अपन श्वसन लेते, श्वसन में क्या लिया अपन ने, ऑक्सीजन। पाचन अपन ने किया था, पाचन में क्या किया था, विभिन्न खाद्य सामग्री ली। ये सारी क्या है, कच्ची सामग्री। अब इस खाद्य सामग्री से अपन को क्या बनानी है, ऊर्जा। क्या बनानी है, ऊर्जा। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण की और कोशिका तक पहुंचाए थे। ये ऑक्सीजन पे क्या होगी, एक कच्चा माल होगी। ये खाद्य सामग्री पे क्या होगी, कच्चा माल हो गई। किसी जीव द्वारा निम्न कच्ची सामग्री का उपयोग किया जाता है। सबसे पहले खाद्य पदार्थ, अपन खाना खाएंगे उसमें क्या जो खाद्य सामग्री बाहर से ऊर्जा के लिए लेते, तो ऊर्जा के रूप में ऊर्जा जो निर्माण हुई वो तो क्या हो गया, उत्पाद। और कच्ची सामग्री क्या, सबसे पहले अपने खाद्य पदार्थ खाए, किसमें, पोषण वाले में। कार्बन आधारित होते हैं, यह जीवों के लिए ऊर्जा प्राप्त करने के लिए होते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या किया, खाद्य सामग्री को ग्रहण किया। अब इन खाद्य सामग्री से अपन को क्या मुक्त करनी है, ऊर्जा मुक्त करनी है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, ऑक्सीजन को लेंगे, किसके माध्यम से, श्वसन की प्रक्रिया के द्वारा। और इस ऑक्सीजन के द्वारा क्या होगी, एटीपी के रूप में ऊर्जा प्राप्त करेंगे अपन। फिर उसके बाद अपन क्या करेंगे, जल वगैरह भी तो ग्रहण करते हैं। तो जल भोजन के पाचक तथा शरीर के अंदर अन्य कार्यों के लिए किया जाता है। उसी प्रकार जैसे पेड़ पौधे क्या करते हैं, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब क्या करते हैं, कच्ची सामग्री के रूप में उपयोग करते हैं। तो पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, फिर पौधों में प्रकाश संश्लेषण का एक आवश्यक घटक है। तो जीव होते हैं वो कच्ची सामग्री रूप में किस किस का उपयोग करते हैं, सबसे पहले खाद्य सामग्री का, अपन खाद्य पदार्थ जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनका उपयोग करते हैं। उसके बाद उनका उपयोग किस लिए करते हैं, ऊर्जा की प्राप्ति के लिए। फिर अपन श्वसन के द्वारा क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। ये भी क्या हो गई, कच्चा माल। इस ऑक्सीजन का उपयोग किस में करेंगे, कि जो खाद्य सामग्री अपन ने खाई थी उससे ऑक्सीजन क्रिया करके क्या करेगी, ऊर्जा मुक्त करेगी। उसके बाद है अपन जल वगैरह को ग्रहण करते हैं। उसके बाद पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड, पौधों में प्रकाश संश्लेषण का एक आवश्यक घटक है। उसके साथ साथ सूर्य का प्रकाश भी अपन लिख सकते हैं। तो ये उत्तर किसका हो गया, कि किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। अब उसके बाद है जीव के अनुरक्षण के लिए आप किन किन प्रक्रमों को आवश्यक मानते हैं। हमने जैव प्रक्रम की परिभाषा क्या पढ़ी थी, वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से क्या करते हैं, जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं, वही क्या कहलाते थे, जैव प्रक्रम कहलाते थे। तो उन जैव प्रक्रमों में हमने सबसे पहले कौन सा पढ़ा था, पोषण। कौन सा पढ़ा, पोषण पढ़ा। उसके बाद हमने श्वसन पढ़ा, श्वसन पढ़ने के बाद हमने कौन सा पढ़ा, वहन तंत्र पढ़ा, और उसके बाद उत्सर्जन। तो ये सारे क्या है, जैव प्रक्रम। क्या है, जैव प्रक्रम। तो जीव के अनुरक्षण के लिए सभी जैव क्रियाएं आवश्यक होती है, जैसे कि पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन, साथ साथ में वृद्धि आदि। ये सारे क्या है, जैव प्रक्रम, जो शरीर की अनुरक्षण के लिए आवश्यक है, या जीवन के अनुरक्षण के लिए आवश्यक है। अनुरक्षण का मतलब क्या होता है, रख रखाव या मेंटेनेंस करना। अब उसके बाद है पेज नंबर 111 के प्रश्न। सबसे पहला है सपोषी पोषण तथा विषम पोषी पोषण में क्या अंतर है। सपोषी और विषम पोषी पोषण में क्या अंतर है। तो सपोषी कौन से जीव कहलाते हैं, और विषम पोषी। तो सपोषी में अपन ने क्या पढ़ा था, कि वे जीव जो क्या करते हैं, अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। तो उसमें कौन कौन से अपन ने पढ़े थे, कि पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपने भोजन का निर्माण करते हैं। उसके बाद है कुछ जीवाणु, फिर नीलहरित शैवाल, और ये अपने भोजन का निर्माण स्वयं किसके सहायता से करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। किसके माध्यम से, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा करते हैं। और विषम पोषी किसे बोलते हैं, जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं कर सकते तथा भोजन के लिए
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किस पर निर्भर रहते हैं, सपोषीय पर या पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं, विषमपोषी कहलाते हैं। और विषमपोषी में कौन आ जाएंगे, मानव आ जाएगा, विभिन्न जीव जंतु आ जाएंगे, ये सारे क्या आ जाएंगे, बाकी सारे बच्चे वो किस में आ जाएंगे, विषमपोषी में आ जाएंगे। तो सपोषी तथा विषमपोषी पोषण में क्या अंतर है, तो सबसे पहला सपोषी में कौन आते हैं, पोषण हरे पौधों में पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, हरे पौधों में, जो भोजन के निर्माण के लिए अकार्बनिक पदार्थ का उपयोग करते हैं, इसलिए पौधों को सपोषी जीव कहते हैं। अब देखो पौधों ने तो अकार्बनिक भोज्य पदार्थों को ग्रहण किया है, जैसे कि सूर्य का प्रकाश है, CO2 है, इन सबको अकार्बनिक पदार्थों को ग्रहण किया और ऊर्जा का निर्माण किया। और हमने क्या किया था, जो कार्बनिक पदार्थों का उपयोग भोजन, मनुष्य भोजन के रूप में क्या लेता है, कार्बनिक पदार्थों को लेता है। तो विषमपोषी किसको लेते हैं, कार्बनिक पदार्थों को ग्रहण करते हैं। उसके बाद है इसमें पोषण किसके माध्यम से, CO2, जल, क्लोरोफिल तथा सूर्य के प्रकाश के द्वारा कार्बनिक पदार्थ कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। इन सब का उपयोग करके किसका निर्माण करेंगे, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। उदाहरण क्या है, हरे पौधे, साइनोबैक्टीरिया या नील हरित शैवाल में होता है। उसके बाद विषमपोषी में क्या होगा कि इसमें जंतु अपने कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकताओं के लिए पौधों तथा अन्य जीवों पर निर्भर रहना पड़ता है। उदाहरण के लिए शाकाहारी, मांसाहारी, ये सारे हो गए। उसके बाद है विषमपोषी पोषण में यह प्रक्रिया नहीं होती है। कौन सी प्रक्रिया, कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती है। यह पोषण प्राय सभी जंतुओं, मानव, परजीवी, कवक आदि में होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधे कहाँ से प्राप्त करते हैं, ये आपके आगे वाला प्रश्न है। तो अगला प्रश्न है अपना, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधे कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो अब जब हमने प्रकाश संश्लेषण वाली क्रिया पढ़ी थी, तो प्रकाश संश्लेषण में हमने कच्ची सामग्री कौन सी पढ़ी थी, ये क्या है, ये अपना क्या है, एक पौधा है। इस पौधे की क्या थी, पत्तियाँ, और इस पत्तियों में यहाँ पर कौन पाया जाता था, क्लोरोफिल। क्या पाया जाता था, क्लोरोफिल। यहाँ पर क्या था, सूर्य का प्रकाश, ये आ रहा था, सूर्य का प्रकाश आ रहा था। और वातावरण में यहाँ पर क्या थी, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, क्या थी, CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी। तो पेड़ पौधों ने क्या किया था, कच्ची सामग्री के रूप में क्या किया, सूर्य के प्रकाश, किसको, सूर्य का प्रकाश, तथा वातावरण की क्या, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का क्लोरोफिल की उपस्थिति में, तीसरा क्या है, क्लोरोफिल की उपस्थिति में, और साथ में जड़ों के द्वारा ऊपर क्या जाएगा, जल, क्या जाएगा, जल या H2O। तो चौथी सामग्री क्या हो जाएगी, जल। इन सब का उपयोग करके क्या बनाया था, ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट का निर्माण। कार्बोहाइड्रेट का निर्माण किया था। तो प्रकाश संश्लेषण की ये जो पूरी क्रिया हुई, उसमें कच्ची सामग्री हमने क्या ली, पहली कच्ची सामग्री CO2, दूसरा सूर्य का प्रकाश, तीसरा जल, चौथा है क्लोरोफिल की सहायता से। तो ये क्या है, सारी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कच्ची सामग्री। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसे कहते हैं, पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की उपस्थिति में क्लोरोफिल के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। तो आंसर क्या देखेंगे हम, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री तथा उनके स्रोत निम्न कौन कौन से है। सबसे पहला है जल, कहाँ से प्राप्त करते हैं, पौधे जड़ भूमि से जल प्राप्त करती है। दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 कहाँ से प्राप्त करते हैं, पौधे इसे वायुमंडल से रंध्रों के द्वारा प्राप्त करते हैं। उसके बाद है क्लोरोफिल, हरे पत्तों में क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोप्लास्ट को क्या बोलते हैं, हरित लवक। हरित लवक क्लोरोफिल होते हैं, जिसमें क्या पाया जाता है, हरित लवक में क्लोरोफिल मौजूद होते हैं। और सूर्य का प्रकाश, सूर्य से प्राप्त करते हैं। तो कौन कौन सी सामग्री होगी, 4, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, उसके बाद जल है, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। अब उसके बाद अगला प्रश्न, हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका होती है। तो हमारा आमाशय है
हमने जो आहार नाल वाला पढ़ा था, तो हमने जब आहार नाल बनाई थी, ये हमारी आहार नाल, यहाँ पर जाते ही कौन आ गया था? आमाशय। कौन आ गया था? आमाशय। और इस आमाशय से एक अम्ल निकलता है, उस अम्ल का नाम क्या है प्यारे बच्चों? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करेगा? सबसे पहले तो अपने भोजन को कौन सा माध्यम प्रदान करेगा? अम्लीय माध्यम। कौन सा? अम्लीय माध्यम प्रदान करेगा। उसके बाद दूसरा क्या काम करेगा कि अपने आमाशय से एक एंजाइम निकलता है, मैंने आपको बताया था प्रोटीन का पाचन कौन करता है? पेप्सिन। तो ये जो पेप्सिन का स्त्रवण होता है, ये स्टार्टिंग में कैसा होता है? निष्क्रिय। कैसा होता है? निष्क्रिय। जब इसमें आके क्या मिलेगा? HCl अम्ल इसके साथ क्रिया करेगा तो इसको किसके में बदलेगा? सक्रिय पेप्सिनोजन में बदलेगा। लेकिन आप सिर्फ इतना याद रखना कि ये इस पेप्सिन को सक्रिय करने का काम कौन करेगा? अपना HCl अम्ल। तो कितने काम हो गए? 2। पहला, भोजन को अम्लीय माध्यम करना, दूसरा पेप्सिन को सक्रिय करना। तीसरा क्या होगा? तीसरा काम इसका ये होगा कि अपना जो भोजन पदार्थ है वो अपने आमाशय में कितनी देर तक पड़ा रहता है? 5-6 घंटे तक, 3-4 घंटे तक पड़ा रहता है। अब 3-4 घंटे तक अपन घर पर भी रखते हैं तो उसका क्या हो जाता है? किसी भी चीज़ का किण्वन की प्रक्रिया हो जाती है। तो इस किण्वन को रोकने का काम भी कौन करता है? HCl अम्ल। कितने काम हो गए? 3 काम हो गए। उसके बाद चौथा काम क्या करेगा? ये कैसा है? अम्लीय है, तो ये अम्लीय माध्यम से क्या करेगा? बैक्टीरिया या जीवाणुओं को नष्ट करेगा, अपने भोजन के अंदर को बैक्टीरिया को नष्ट करेगा। तो कितने काम हो गए? 4। सबसे पहला क्या? भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान, दूसरा सक्रिय पेप्सिन में बदलना, उसके बाद किण्वन से बचाना भोजन को, उसके बाद बैक्टीरिया को नष्ट करना। कितने काम हो गए? 4। हमारे आमाशय में अम्ल की निम्नलिखित भूमिकाएं है। पहला कहे आमाशय में HCl अम्ल की भूमिका आमाशय रस को अम्लीय बनाना। क्या है? आमाशय रस को अम्लीय बनाना, क्योंकि एंजाइम पेप्सिन केवल अम्लीय माध्यम में ही प्रभावशाली ढंग से प्रोटीन का पाचन करता है। कौन सा एंजाइम? अपने पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन का कार्य करता है, लेकिन वो कब करेगा? जब उसे अम्लीय माध्यम प्राप्त होगा, और अम्लीय माध्यम कौन प्राप्त कराएगा? HCl। उसके बाद दूसरा काम क्या है? अम्ल का एक अन्य कार्य यह भी है कि यह भोजन में मौजूद हानिकारक जीवाणुओं को मार देता है। उसके बाद है अधपच्य भोजन का किण्वन नहीं होने देता है, किण्वन की प्रक्रिया को रोकने का काम करता है। तो ये अपने कार्य किसके हो गए? HCl अम्ल के कार्य हो गए। अब उसके बाद है अपना अगला प्रश्न, पाचक एंजाइमों का क्या कार्य होता है? क्या पाचक एंजाइम क्या होते हैं कि अपन भोजन को ग्रहण करते वो कैसे होते हैं? जटिल खाद्य पदार्थ। अब इनको सरल करने का कार्य किसके द्वारा होता है? सरल भोज्य पदार्थों में बदलने का कार्य कौन करता है? अपन किसके माध्यम से करते हैं? पाचन के द्वारा। किसके द्वारा? पाचन के द्वारा करते हैं। और इसमें विभिन्न जो जटिल भोज्य पदार्थ होते हैं उनको सरल भोज्य पदार्थों में बदलने का कार्य साथ में सहायता कौन करते हैं? एंजाइम क्या होते हैं? एक उत्प्रेरक की भांति कार्य करते हैं। ये क्या होते हैं? जैव उत्प्रेरक। एंजाइम क्या होते हैं? जैव उत्प्रेरक। ये क्या करेंगे? जटिल भोज्य पदार्थों को सरल में बदलेंगे। जैसे कि अपने लार पड़ी थी, लार, उस लार में एक एंजाइम था, क्या नाम था उसका? एमाइलेज। ये एंजाइम क्या करेगा? कार्बोहाइड्रेट का पाचन कर रहा था। ठीक है। अब उसके बाद अपन ने आमाशय में पढ़ा, कौन सा पढ़ा था? आमाशय में अपन ने अभी अपने अगले वाले प्रश्न में पढ़ा था अपने कौन सा? पेप्सिन। ये किसका पाचन करता है? प्रोटीन को एमिनो अम्लों में बदलता है, प्रोटीन का। उसके बाद है अपन ने वसा का पाचन किसके द्वारा पढ़ा था? अपने छोटी आंत से निकलता है, उसमें लाइपेज। इन सारे एंजाइमों का नाम भी आपको याद रखना है, एक नंबर वाले में पूछ सकते हैं। तो ये जो एमाइलेज है, पेप्सिन है, लाइपेज है, ये सारे क्या करेंगे? जो जटिल भोज्य पदार्थ है उनको क्या करेंगे? सरल भोज्य पदार्थों में, जिसको अपना शरीर क्या कर सके? अवशोषित कर सके, उसमें तोड़ने का कार्य करते हैं। तो एंजाइम क्या होते हैं? पाचक एंजाइम अघुलनशील जटिल कार्बनिक अणुओं,
जो अघुलनशील अपने शरीर के रक्त के अंदर घुल नहीं सकते, उन जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल घुलनशील अणुओं में परिवर्तित कर देते हैं, ताकि क्षुद्रांत की भित्ति, अपनी जो छोटी आंत की भित्ति है उसके द्वारा सरलता पूर्वक क्या करे, उसको अवशोषित कर सके। इसमें आप नाम भी लिख सकते हो, एमाइलेज एंजाइम है, फिर पेप्सिन है, और उसके बाद है लाइपेज है। पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांत को कैसे अभिकल्पित किया गया है, मतलब कि अपने अंदर क्या है, हमने जो अपने पाचन तंत्र पढ़ा था, पाचन तंत्र में आमाशय था अपना, ये आमाशय वाला भाग, आमाशय से नीचे यहाँ पर क्या थी, इस प्रकार की संरचना, जिसको क्या बोलते हैं अपन, छोटी आंत। अब भोजन का जो सर्वाधिक अवशोषण होता है, क्या होता है भोजन का सर्वाधिक अवशोषण, उसकी प्रक्रिया कहाँ पर होती है, छोटी आंत में। कहाँ पर, छोटी आंत में। अब इस भोजन को अवशोषित करने के लिए छोटी आंत को किस प्रकार से अभिकल्पित किया है, मतलब भगवान ने इसको किस प्रकार से बनाया है, तो ये जो हमारी छोटी आंत है, ये इसका थोड़ा सा पार्ट अपन यहाँ पर निकाल लेते हैं। ये जो छोटी आंत होती है, यहाँ पर क्या होती है, रसांकुर पाए जाते हैं, इस प्रकार के रसांकुर पाए जाते हैं। अब ये क्या करेंगे कि अपने जो ये छोटी आंत है, ठीक है, अब उसके बाद ये जो रसांकुर पाई जाती है, इसके माध्यम से अवशोषण की प्रक्रिया तो होगी, उसके साथ क्या करेंगे कि इस छोटी आंत के जो पृष्ठीय क्षेत्रफल को बढ़ा देंगे। ये जो पृष्ठीय क्षेत्रफल, किसको बढ़ाएंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल को बढ़ा देंगे, जिससे क्या होगा, भोजन का अवशोषण अच्छे से हो जाएगा। तो छोटी आंत में क्या होते हैं, रसांकुर या छिद्र रोम सूक्ष्म रोध होते हैं। ये क्या करेंगे कि भोजन को अवशोषित करने में सहायता करेंगे। तो सूत्रांत के आंतरिक स्तर पर अनेक उंगली नुमा जैसे पर्वत पाए जाते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, दीर्घ रोम या रसांकुर बोलते हैं। ये अवशोषण का सतही क्षेत्रफल, कैसा अवशोषण का सतही क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। दीर्घ रोम में रुधिर वाहिकाओं की बहुतायत होती है, जो भोजन को अवशोषित करके शरीर के प्रत्येक कोशिका में पहुंचा देंगे। तो क्या याद रखना है कि छोटी आंत में क्या पाए जाते हैं, यहाँ पर ये रसांकुर या दीर्घ रोम पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, अवशोषण का पृष्ठीय सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। उसके साथ साथ इसमें क्या होती है, रुधिर वाहिका होती है, जो भोजन को अवशोषित करके शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करती है। अब उसके बाद है अपना पेज संख्या 116 के श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार से लाभप्रद है। तो हम जो स्थलीय जीव है वो तो ऑक्सीजन कहाँ से ग्रहण करते हैं, बाहर वायुमंडल से ग्रहण करते हैं, लेकिन जो जलीय जीव होते हैं वो ऑक्सीजन किससे, जल में क्या घुली हुई होती है, अपने ऑक्सीजन गैस घुली हुई होती है, और वो ऑक्सीजन की मात्रा है वो बाहर की तुलना में क्या होती है, कम। इसके लिए जो अंदर के जलीय जीव होते हैं उनको अपनी श्वसन दर क्या करनी पड़ती है, फास्ट या स्पीड से, जिसके कारण क्या होती है कि उनको श्वसन की दर कैसी होती है, ज़्यादा होती है। लेकिन अपने क्या होती है कि ऑक्सीजन के लिए एक तो ऑक्सीजन वातावरण में ज़्यादा मात्रा में, उसके बाद हमारे अंदर ऑक्सीजन को ग्रहण करने के लिए अपने अंदर पूरा श्वसन तंत्र बना हुआ, क्या बना हुआ है, श्वसन तंत्र। जबकि जलीय जीव होते हैं उसमें निश्चित संरचना, पूरा तंत्र नहीं बना होता, एक निश्चित संरचना होती है, जैसे गलफड़े वगैरह होते हैं। तो श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार से लाभप्रद है। तो जलीय जीव जल में विलेय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, किसमें मिली हुई, जल में, क्योंकि जल विलेय ऑक्सीजन की मात्रा वायु में ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में कितनी है, बहुत ही कम। इसलिए जलीय जीवों की श्वसन दर स्थलीय जीवों की अपेक्षा द्रुत गति से होती है, मतलब वो सांस कितनी जल्दी जल्दी लेते हैं। अब स्थलीय जीवों में ऑक्सीजन भिन्न भिन्न अंगों द्वारा अवशोषित की जाती है। इन सभी अंगों में एक रचना होती है जो उस सतही क्षेत्रफल को बढ़ाती है जो ऑक्सीजन बहुल्य वायुमंडल के संपर्क में रहता है। अब है अगला प्रश्न, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से भिन्न भिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने की विभिन्न पदार्थ क्या क्या है। तो अपन ने क्या पढ़ा था, सबसे पहले पोषण पढ़ा था। पोषण में क्या किया था, जो अपन ने खाद्य सामग्री खाई उससे क्या किया था, हमने ग्लूकोज को ग्रहण, कार्बोहाइड्रेट को ग्रहण किया था। फिर अपन ने श्वसन में क्या ग्रहण की, ऑक्सीजन, और उस ऑक्सीजन से क्या की, ऊर्जा। ऑक्सीजन के साथ ये ग्लूकोज ने अभिक्रिया की और क्या मुक्त की थी, अपन ने ऊर्जा मुक्त की थी।
तो ये जो सारा प्रोसेस है उसमें क्या होता है, तो मैंने जो पार्ट पढ़ाया था अपने पूरा डिटेल से पढ़ा था कि ग्लूकोज में कितने कार्बन के अणु होते हैं, 6। और ये प्रक्रिया कोशिका द्रव में क्या होता है कि ये ग्लूकोज होता है वो टूट के पायरुवेट अम्ल 3 अणु वाले कार्बन में पायरुवेट अम्ल में बदल जाता है और साथ में कुछ मात्रा में ऊर्जा भी उत्पन्न होती है। फिर इस पायरुवेट अम्ल के बाद में ये तो सारे श्वसन के आधार पर जीव कितने होते, पहला है वायवीय और अवायवीय श्वसन, 2 प्रकार था, एक तो वायु की उपस्थिति में, एक वायु की अनुपस्थिति में होता था। तो ये जो ग्लूकोज है सबसे पहले क्या होगा, कोशिका द्रव है उसमें ग्लूकोज किसमें बदल जाएगा, पायरुवेट अम्ल 3 कार्बन वाले पायरुवेट अम्ल में बदल जाएगा। उसके बाद अगर उसको ऑक्सीजन मिल जाती है या इसको ऑक्सीजन मिल जाए या फिर इसमें देखो इसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित है तो कौन सा हो जाएगा, अवायवीय श्वसन। उसके बाद इसको ऑक्सीजन अगर मिल जाए तो कौन सा हो जाएगा, वायवीय श्वसन। अगर इसको ऑक्सीजन मिल जाती है तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगी, एक क्रिया होगी और उसके द्वारा क्या बनेगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ये जैसे ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन हम मानव करते हैं, ऑक्सीजन ली, हमारे अंदर क्या था, खाना खाया था, ग्लूकोज मिला था, उस ग्लूकोज से क्या नहीं अपन ने बाद में क्या छोड़ी बाहर वायुमंडल में, CO2। उसके बाद जल बनता है, ऊर्जा बनती है। उसके बाद जो अवायवीय श्वसन होता है वायु की अनुपस्थिति में, उसमें एल्कोहल का निर्माण होता है, किसका, इथेनॉल या एल्कोहल, साथ में CO2 बनेगी और ऊर्जा, और इसमें जो ऊर्जा का निर्माण होगा वो कम मात्रा में बनेगा। उसके बाद है ऑक्सीजन का अभाव। मैंने आपको बताया था ऑक्सीजन का अभाव कैसे हो जाता है कि जब अपन दौड़ते वगैरह है तो अपने मांसपेशियों में क्या होता है, ऑक्सीजन प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पाती है और उस मांसपेशी अंग को प्रॉपर उस मांसपेशी अंग को क्या नहीं मिलती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। और ऑक्सीजन की कमी होगी तो क्या होगा कि एल्कोहल का निर्माण बनना प्रारंभ हो जाएगा। और वो कौन सा एल्कोहल बनता है, लैक्टिक अम्ल। कौन सा एल्कोहल, क्या सॉरी अम्ल का निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है। वो कौन सा अम्ल बनता है, लैक्टिक अम्ल। कौन सा, लैक्टिक अम्ल। और साथ में ऊर्जा का निर्माण होता है। तो क्या होगा कि सबसे पहले ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से भिन्न भिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के विभिन्न पथ क्या है, डायग्राम बना देना है। उसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज को तोड़ दो। तोड़ने के बाद ये प्रक्रिया किसमें होगी, कोशिका द्रव में। ये एक लिंक रिएक्शन होती है आगे वाली कक्षा में अच्छे से। तो ये पायरुवेट अम्ल है और पायरुवेट अम्ल फिर टूटेगा किसे, 3 प्रकार से। एक अगर उसको ऑक्सीजन मिल जाए, एक ऑक्सीजन नहीं मिले और एक ऑक्सीजन का अभाव हो जाए। ऑक्सीजन अगर मिल गया जैसे कि हमारे अंदर होता है तो क्या बनेगी, CO2 बनेगा, H2O बनेगा और ऊर्जा मुक्त होगी। उसके बाद अगर ऑक्सीजन अनुपस्थित है, बिल्कुल ऑक्सीजन है ही नहीं, तो एल्कोहल का निर्माण होगा, इथेनॉल, CO2 और ऊर्जा। ये किसमें होगी, ईस्ट वगैरह होती है, अपन जो इडली का आटा वगैरह रखते हैं उसमें होती है। उसके बाद है ऑक्सीजन का अभाव, तो अपनी मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल तथा ऊर्जा का निर्माण होगा। तो ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के 3 पथ आपको अच्छे से याद होने चाहिए। अब उसके बाद है अगला प्रश्न अपना कि मनुष्य में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है। तो अपन क्या कर रहे थे, श्वसन की प्रक्रिया की अपन ने। श्वसन के माध्यम से क्या किया कि O2 है वो किस में चली गई, रक्त में। ठीक है, अब इस रक्त से किसके पास जाएगी, शरीर की कोशिकाओं पर। ठीक है, अब ये कोशिका क्या करेगी, O2 को तो अपने पास ग्रहण कर लेगी। ठीक है, और ऊर्जा निर्माण इसका उपयोग करेगी और जो CO2 बनेगी वो वापस किसको दे देगी, रक्त में। कहाँ पर चली जाएगी, CO2 रक्त में। और वापस CO2 श्वसन के माध्यम से बाहर चली जाएगी। अपने फेफड़े वगैरह है वो क्या करेंगे, इसको श्वसन के माध्यम से, श्वसन तंत्र अपना पूरा वो क्या करेगा, इसको वापस वायुमंडल में भेज देगा। अब ये जो परिवहन वाला ये वाला जो पोर्शन है इसमें क्या क्या होता है, तो हमारा जो रक्त होता है उस रक्त में मैंने आपको दो भाग बताए थे, एक कणिका वाला और एक कणिका वही या प्लाज्मा वाला। तो इसमें हमने पढ़ा था एक RBC, क्या RBC। ये RBC में क्या पाया जाता है, लाल रक्त कणिका या रेड ब्लड कार्पल्स होते हैं, उसमें क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। और ये हीमोग्लोबिन क्या करता है, O2 तथा CO2 का परिवहन करता है। अब उसके बाद है, ये तो ऑक्सीजन होगी और ये CO2 है, ये CO2 कुछ मात्रा में तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और उसके माध्यम से CO2 निकल जाती है। और उसके साथ साथ CO2 का जो परिवहन है वो प्लाज्मा में घुलनशील अवस्था में भी होता है। तो O2 तो किससे, RBC के द्वारा, CO2 हीमोग्लोबिन के द्वारा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करके भी होती है और प्लाज्मा के माध्यम से भी होती है। तो क्या होगा कि ऑक्सीजन का परिवहन मानव शरीर के फुफ्फुस कोशिकाओं
कि रुधिर वाहिकाओं में आरबीसी क्या होते हैं, जिनमें से मौजूद हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से संयुक्त होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ऑक्सीजन से संयुक्त होगा तो कैसा बनाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, तथा सभी ऊतकों व अंगों तक पहुंच जाता है। तो ऑक्सीजन कैसे पहुंची कि सबसे पहले अपने ऑक्सीजन कहाँ पर आएगी, फेफड़ों में। फेफड़ों में क्या होती है, कुपिकाएं। इन कुपिकाओं में रुधिर वाहिका होती है, रुधिर वाहिका उसके पास से जाती है। कुपिकाएं क्या करेगी, ऑक्सीजन किसको देगी, रक्त में दे देंगी। ये रक्त में उपस्थित कौन होता है, हीमोग्लोबिन। कौन होता है, हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन क्या करेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करेगा तथा सभी ऊतकों तथा अंगों तक पहुंचा दी जाएगी ये ऑक्सीजन। फिर कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन ऑक्सीजन की अपेक्षा CO2 जल में अधिक विलय होती है। ऑक्सीजन जल में की तुलना में जो CO2 होती है वो जल में अधिक विलय होती है। इसलिए ऊतकों से फुफ्फुस तक परिवहन हमारे रुधिर प्लाज्मा, किसके माध्यम से, रुधिर प्लाज्मा में विलय अवस्था में होता है। आरबीसी भी करती है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में निर्माण करके ये भी करती है, लेकिन प्लाज्मा के माध्यम से 70% तक अपने CO2 का क्या होता है, परिवहन होता है। अब उसके बाद है गैसों के विनिमय के लिए मानव फुफ्फुस में अधिकतम क्षेत्रफल को कैसे अभिकल्पित किया जाता है। तो अपन ने जो मानव के फेफड़े को पढ़ा था, अपन ने क्या पढ़े थे, मानव का श्वसन का अपन ने जो पढ़ा था, ये श्वास नली अपने सी आकार के बल है, ये आगे जाके कितने 2 भागों में बढ़ जाती थी, प्राथमिक श्वसन, ये आगे जाके और भागों में बढ़ जाती थी, ये आगे जाके और श्वसनिकाओं में बढ़ जाते, और यहाँ पर क्या थे, ऐसी संरचना जिसको क्या बोलते थे, फेफड़े। क्या बोलते थे, फेफड़े। ये जो सारी संरचना है, ये जो श्वसनिका है, आगे जाके यहाँ पर एक गुब्बारे नुमा संरचना होती है। क्या होती है, गुब्बारे नुमा संरचना। अपन ने पढ़ा था ये सारे ग्रुप, और इनको क्या बोलते हैं, कोपिकाएं। क्या बोलते हैं, कोपिकाएं बोलते हैं। और इन कोपिकाओं के माध्यम से क्या होता है, यहाँ से रक्तवाहिनी होती है, ये सारे क्या होते हैं, फेफड़ों के जो ऑक्सीजन और CO2 को ग्रहण करने के क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। तो फुफ्फुस के अंदर मार्ग में छोटी और छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाती है। अपने जो फेफड़े हैं वो इसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे प्राथमिक श्वसनी, द्वितीयक श्वसनी, आगे जाके बहुत सारी श्वसनिकाएं, जो इस प्रकार की श्वसनिकाएं होती है, इसमें आगे आगे जाके और बहुत छोटी छोटी, लगभग 10 लाख के आसपास एक फेफड़ों में होती है। ये आगे जाके बहुत सी श्वसनिकाओं में बढ़ जाती है। फिर अंत में गुब्बारे जैसी संरचना में अंतकृत हो जाते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, कुपिका। क्या बोलते हैं, कुपिका। कुपिका एक सतह उपलब्ध कराती है जिससे गैसों का क्या हो जाए, विनिमय। ये कुपिका होती है। इस कुपिकाओं के द्वारा क्या होती है, CO2 ली जाती है, CO2 दी जाती है, यहाँ पर O2 इसको देते हैं। CO2 और O2 का आदान प्रदान यही से होता है। यदि कुपिकाओं की सतह को फैला दिया जाए तो यह लगभग 80 से 100 वर्ग मीटर क्षेत्र पर ढक लेगी। इस तरह हमारे फुफ्फुस गैसों के विनिमय के लिए अधिकतम क्षेत्रफल बनाती है। तो हमारे जो फेफड़े होते हैं उसमें अधिकतम क्षेत्रफल गैसों के आदान प्रदान के लिए कौन बनाता है, कुपिका। कौन बनाता है, कुपिका बनाती है। अब उसके बाद है अपना ये पेज नंबर 122, जिस पर है प्रश्न फर्स्ट, मानव में वहन तंत्र के घटक कौन से हैं, इन घटकों के क्या कार्य है। तो हमने पढ़ा था मानव वहन तंत्र में अपन ने क्या क्या पढ़ा था कि मानव वहन तंत्र में अपन ने मुख्यतः 3 चीजें पढ़ी थी, 1 2 3। पहला पढ़ा था अपन ने रक्त पढ़ा, उसके बाद यहाँ पर पढ़ा था अपने हृदय पढ़ा, उसके बाद रक्त वाहिका। हृदय क्या करेगा, एक पंप की तरह कार्य करेगा, जो पूरे शरीर में रक्त को क्या करता है, पंप करता है, पूरे शरीर में रक्त को भेजने का कार्य करता है। उसकी विस्तार से अपने पाठ पढ़ा तब पढ़ लिया था। उसके बाद रक्त वाहिका है। रक्त वाहिका कौन कौन सी होती है, धमनी और शिराएं, केशिकाएं, ये तीनों होती है। धमनी अधिकतर क्या करती है, शुद्ध रक्त को लेके जाती है, शिराएं अशुद्ध रक्त को, और धमनी और शिराएं को आपस में कौन जोड़ती है, केशिकाएं। उसके बाद है रक्त में क्या होता है, रक्त के अपन ने 2 भाग वगैरह पढ़े थे, RBC WBC, प्लाज्मा वाला भाग, इसमें हीमोग्लोबिन होता है, रक्त को साथ में लेके जाता है। तो ये जो सारा वहन तंत्र के अपने घटक है, इनको इस उत्तर में अपन को इनके क्या क्या कार्य है वो अपन को लिखनी है।
तो क्या है कि मानव में वहन तंत्र के घटक कौन कौन से हैं, इन घटकों के क्या कार्य है। मानव में वहन तंत्र के घटक कौन कौन से हैं, हृदय, रुधिर वाहिकाएं और रुधिर। कितनी चीजें, 3, हृदय, रुधिर वाहिकाएं, रुधिर। इनका कार्य इस प्रकार है। सबसे पहले हृदय। हृदय का कार्य क्या है कि यह एक पंप की तरह कार्य करता है। किस तरह कार्य करता है, पंप की तरह कार्य करता है। दूसरा कार्य किसका है, रुधिर वाहिका। रुधिर वाहिका, इसमें सिर्फ अपन को कार्य लिखना है, क्रियाविधि नहीं लिखनी है। पहला है धमनी। धमनी हृदय से शरीर के सभी अंगों तक ऑक्सीजन युक्त रक्त लेके जाती है। तो धमनियां क्या होती है, अपने हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाएगी रक्त को, और वो भी कौन सा, शुद्ध रक्त। कैसा, शुद्ध रक्त। और सिराएं जो शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय तक लेके आए रक्त को, तो विभिन्न अंगों से हृदय तक वापिस डीऑक्सीजनेट रक्त या अशुद्ध रक्त को लेकर आती है। उसके बाद केशिकाएं कौन सी होगी, कैपिलरीज। ये धमनी छोटी छोटी कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, आगे जाके धमनियां छोटी छोटी, जिसे क्या बोलते हैं, केशिकाएं। रुधिर व आसपास की केशिकाओं के मध्य पदार्थों का विनिमय होता है। उसके बाद है रुधिर या रक्त। यह परिवहन का माध्यम होता है। यह निम्नलिखित से बने होते हैं। रुधिर में क्या होता है, सबसे पहले प्लाज्मा। प्लाज्मा भोजन के अणुओं, CO2 नाइट्रोजन वर्षीय पदार्थ, उसमें क्या होता है, लवण होते हैं, हार्मोन्स, प्रोटीन वगैरह, ये सारे किसमें होते हैं, प्लाज्मा। रक्त में अपन ने पढ़ा था 2 भाग थे, एक तो कणिका वाला जिसमें RBC, WBC, प्लेटलेट्स, ठीक है, बिंबाणु, ये सारे थे। और इसमें क्या था, प्लाज्मा वाला भाग 45% ये था और 55% ये था। तो प्लाज्मा में क्या क्या थे, भोजन के अणुओं के साथ साथ CO2 नाइट्रोजन वर्ज्य पदार्थ, लवण, हार्मोन, प्रोटीन, ये सारे किसमें घुले होते हैं, प्लाज्मा में। उसके बाद है RBC, अभी आगे हमने पढ़ा था, हीमोग्लोबिन होती है जो क्या करता है, ऑक्सीजन को ले जाने का काम करता है। फिर WBC अपन ने पढ़ा था, रोगों से सुरक्षा करता है, भक्षणकारी उसमें होते हैं, भक्षाणु होते हैं, संक्रमण से लड़ने में सहायता करता है। यह शरीर के अंदर रोगाणुओं को मार कर शरीर को क्या बनाए रखता है, स्वस्थ। उसके बाद प्लेटलेट्स पढ़े थे, ये क्या करते थे, अपन के अपने रक्त का थक्का बनाते थे, रक्त स्त्राव के स्थान पर रुधिर का थक्का बनाकर अवरुद्ध कर देते थे। तो ये अपने क्या हो गया, मानव वहन तंत्र के घटक कौन से हैं, इन घटकों के कार्य क्या है। तो अगला प्रश्न अपने है, प्रश्न है अपना, स्तनधारियों तथा पक्षियों में ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर को अलग करना क्यों आवश्यक है। तो अपन ने पढ़ा था कि अपना हृदय कितने भागों में बटा हुआ है, 4 कोष्ठकों में विभाजित है। ये अपना जो इस प्रकार का हृदय है वो 4 कोष्ठकों में विभाजित है। ये था अपना दायां आलिंद और दायां नीले, बायां आलिंद, बायां नीले, और यहाँ पर क्या होते हैं, कपाट। तो ये जो अपने जो कपाट होते हैं और ये दायां आलिंद और दायां नीले है, ये दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। इस वाले भाग में क्या बहता है, अशुद्ध रक्त। कैसा, अशुद्ध रक्त। और इस वाले भाग में क्या होता है, शुद्ध रक्त। अब जो मानव होता है उसमें कितने, 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। हृदय में कितने, 4 कोष्ठक। लेकिन बहुत से जो जीव है उसमें 4 कोष्ठक नहीं पाए जाते। उसमें ने ये नीले, ये दायां आलिंद और दायां भाग और बायां भाग दो अलग अलग नहीं होते, बल्कि साथ में होते। तो इसमें अपने जीव जंतुओं में ये दोनों ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रक्त, इन दोनों को अलग करना क्यों आवश्यक है, क्योंकि अपन जो बहुकोशिकीय जीव है उनको क्या निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। शरीर का तापमान नियमित बनाए रखना है, इसके लिए क्या होती है, उनको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ऊर्जा की आवश्यकता पूरी करने के लिए अपन किसकी आवश्यकता होती है, हमको ऑक्सीजन की। और ऑक्सीजन तभी तो क्या होगा, ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करके क्या करेगी, अपने जो ऊर्जा का निर्माण करेंगी। और इसके लिए अपन को कैसा चाहिए, ऑक्सीजन युक्त रक्त जल्दी जल्दी चाहिए। इसीलिए क्या होता है, हृदय का दायां व बायां बंटवारा ऑक्सीजन जनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर को मिलने से रोकता है। अपना जो हृदय होता है उसके क्या होते हैं, 4 कोष्ठकों में विभाजित होते हैं, दायां आलिंद, दायां नीले, बायां आलिंद, बायां नीले। शरीर को उच्च दक्षताओं पूर्ण ऑक्सीजन की पूर्ति करता है, क्योंकि पक्षी और स्तनधारी जंतुओं को अपने शरीर का तापक्रम बनाए रखने के लिए निरंतर उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसके लिए यह बहुत ही लाभप्रद होता है। तो ऑक्सीजन और विऑक्सीजनित रुधिर को अलग अलग रखने का कार्य कौन करता है, अपना हृदय। हृदय के जो ये दायां भाग और बायां भाग क्या करते हैं, विऑक्सीजनित और ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है उसको अलग अलग रखते हैं। इससे क्या बेनिफिट होता है कि जल्दी से अपन को ऑक्सीजन की मात्रा मिल जाती है। अब उसके बाद है अपना अगला प्रश्न, उस संगठित पादप में वहन तंत्र के घटक क्या है। तो जब मैंने आपको वहन तंत्र पढ़ाया था मनुष्य में, तो पादपों में भी हमने पढ़ा था
तो पादप का जो ये ऊपर वाला भाग होता है, ये नीचे क्या होता है, जड़। या इस जड़ से क्या मिलता है पौधे को, जल है, खनिज है, और ऊपर क्या होता है, पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा क्या बनाते हैं, भोजन का निर्माण या ऊर्जा का निर्माण करते, और साथ साथ में गैस CO2 O2 का विनिमय भी करते। और इन सभी को क्या पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाने का काम तो कौन करता है, फ्लोएम ऊतक। कौन, फ्लोएम। और जल और खनिज लवणों को पहुंचाने का काम कौन करता है, जाइलम। आप ऐसे भी याद सकते हो कि जल से जाइलम याद रख सकते हो। जल और खनिज लवणों को फ्लोएम से ऊपर क्या लगते हैं, फल, तो ऊपर क्या बनता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, उनको से ऊपर बने हुए भोज्य पदार्थ CO2 को पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाने का काम कौन करता है, फ्लोएम ऊतक। तो इसके माध्यम से होता है, किसके माध्यम से, जाइलम और फ्लोएम के कारण। तो उच्च संगठित पादप में वहन तंत्र के घटक क्या है, तो उच्च संगठित पादप में निम्नलिखित वहन तंत्र होते हैं। पहला है जाइलम उत्तम। जाइलम उत्तम में जाइलम उत्तक पादप के जड़ से क्या करते हैं, जड़ से खनिज लवण, जल, इसके सभी अंगों तक पहुंचाते हैं। जाइलम उत्तक में जड़ों, तना और पत्तियों की वहनिकाएं तथा वाहिकाएं आपस में जुड़कर जल संवहन वाहिकाओं का एक जाल बनाती है, जो पादप के सभी भागों से संबंध होता है। अब जिस प्रकार से अपने शरीर में क्या होती है, रक्त वाहिका पूरे में फैली हुई होती है, उसी प्रकार पादप में क्या होता है, वाहिनिकाएं और वाहिका। जो जाइलम उत्तक होता है वो आपस में किससे जुड़ता है, वाहिकाएं और वाहिनिकाओं से, और पूरे अपना जो पादप होता है उसमें खनिज लवण और जल की आपूर्ति करवा देता है। उसके बाद है फ्लोएम उत्तक। फ्लोएम क्या करेगा, भोजन तथा अन्य पदार्थों का संवहन पत्तियों से, पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया से भोजन का निर्माण हुआ, उसको पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य फ्लोएम के द्वारा होता है। तो उस संगठित पादप में वहन तंत्र के घटक कौन होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। अब उसके बाद है अपना अगला प्रश्न है कि पादप में जल और खनिज लवण का वहन कैसे होता है, तो ये जाइलम और फ्लोएम के माध्यम से द्वारा। जाइलम में वाहिकाएं वाहिनिकाएं होती है, उसी प्रकार जो अपना फ्लोएम होता है उसमें क्या होती है, चालनी कोशिकाएं और साथी कोशिकाएं होती है। तो जल और खनिज लवण का वहन जाइलम उत्तक द्वारा होता है। जड़ों की कोशिकाएं मृदा के संपर्क में होती है, जड़ की जो नीचे वाली कोशिकाएं होती है वो किसी मृदा के संपर्क में होती है, वो सक्रिय रूप से आयन प्राप्त करती है। यह जड़ और मृदा के मध्य आयन सांद्रण में एक अंतर उत्पन्न करता है। इस अंतर को समाप्त करने के लिए जल अनवरत गति से जड़ के जाइलम में जाता है और जल के स्तंभ का निर्माण करता है, जो लगातार ऊपर की ओर धकेला जाता है। यह दाब जल को ऊंचाई तक पहुंचाने में पर्याप्त नहीं होता है। पत्तियों के द्वारा वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा रंध्र से जल की हानि होती है, जो एक चूषण उत्पन्न करता है, जो जल को जड़ों में उपस्थित जाइलम कोशिकाओं द्वारा खींचता है। अतः वाष्पोत्सर्जन जल की गति के लिए एक मुख्य प्रेरक बल कार्य करता है। अब मैं इसको समझा देता हूं कि क्या होता है कि जिस प्रकार से ये कोई पेड़ है, क्या है, इस पेड़ की ये नीचे क्या है, जड़ी। इस जड़ में ये जो सूक्ष्म ये रंध्र नुमा होती है, इनको क्या बोलते हैं, केशिका। इन केशिकाओं के माध्यम से क्या होता है कि ये जो केशिका होती है वो जल में घुले हुए खनिज लवण व जल, इन सबको यहाँ पर धारण करती है। अब यहाँ पर सांद्रता और यहाँ पर सांद्रता में अंतर होने के कारण क्या होता है, ये जल होता है वो ऊपर की तरफ गति करता है। अब ये ऊपर की तरफ तो गति करता है, लेकिन ये जाइलम उत्तक में इतनी क्षमता नहीं होती कि पेड़ के ठेठ ऊपर वाले हिस्से तक ये जल को लेके जाए। इसलिए क्या होता है कि पेड़ के जो ऊपर क्या होती है, ये पत्तियां होती है। कौन होती है, ये पत्तियां। अब ये पत्तियां निरंतर कौन सी क्रिया होती है इसमें, वाष्पोत्सर्जन की। कौन सी, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती रहती है। इस वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के कारण क्या होगा, यहाँ से जल निकलेगा, जल की हानि होगी। तो जल ऊपर से जाएगा तभी क्या करेगा, यहाँ पर जल की हानि हुई, तो इस हानि को पूरा करने के लिए नीचे से ऊपर की तरफ एक दाब या प्रेरक बल लगता है। जिस प्रकार से मोटर पानी को कैसे खींचती है, सेम उसी प्रकार वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा क्या होता है, पानी नीचे से ऊपर की तरफ गति करता है। और इसमें इसकी सहायता कौन करता है, जाइलम। कौन करता है, जाइलम करता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो वाष्पोत्सर्जन प्रेरक बल की तरह कार्य करता है, नीचे क्या होता है, जाइलम, और आयन के सांद्रण के कारण क्या होता है, जल ऊपर की तरफ गति करता है। अब उसके बाद है पादप में भोजन का स्थानांतरण। देखो भोजन आते ही फल को याद करो, फल कैसा होता है, यम, तो फ्लोएम। भोजन का स्थानांतरण कौन करेगा, फ्लोएम। तो पादप में भोजन का स्थानांतरण कौन से उत्तक के द्वारा, फ्लोएम उत्तक द्वारा होता है। प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों के अलावा फ्लोएम अमीनो अम्ल, जैसे कि प्रोटीन का बना हुआ अमीनो अम्ल,
प्रोटीन में क्या होते हैं एमिनो अम्ल, तथा अन्य पदार्थों का परिवहन भी करता है। ये पदार्थ विशेष रूप से जड़ के भंडारण अंगों, फलों, बीजों तथा वृद्धि वाले अंगों में ले जाए जाते हैं। भोजन तथा अन्य पदार्थों का स्थानांतरण संलग्न साथी कोशिका, उसके माध्यम से साथी कोशिकाओं की सहायता से, उसके साथ में कौन होती है, चालनी नलिकाओं में ऊपरमुखी तथा अधोमुखी दोनों दिशाओं में होता है। सुक्रोज सिरके पदार्थों फ्लोएम ऊतक में एटीपी से प्राप्त ऊर्जा से ही स्थानांतरित होती है। सुक्रोज वगैरह ये भी क्या होते हैं, जो अपने एटीपी के रूप में ऊर्जा के कारण फ्लोएम ऊतक में एक स्थान से दूसरे स्थान तक संवहन होते हैं। तो खाद्य पदार्थ में कौन करेगा, अपने फ्लोएम ऊतक। प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा जो भोजन बनता है उसको तो जड़ तथा विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, उसके साथ साथ ही एमिनो अम्ल तथा विभिन्न पोषक पदार्थों को फल वगैरह, जड़ वगैरह उसमें पहुंचाने का काम करता है। अब उसके बाद है वक्राणु या नेफ्रॉन की रचना व क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। तो ये इस प्रकार के अपन नेफ्रॉन ने अपन पढ़ा था। तो इसमें नेफ्रॉन वाला ये था, ये वाला जो जहाँ पर अपनी धमनी और शिराएं आपस में रक्त को लेके आती है, और ये वाला जो भाग होता है ये केशिकाओं का गुच्छा होता है, इसको क्या बोलते हैं, ग्लेमेरुलस, ग्लेमेरुलस। और ये क्या करता है, रक्त को छानने का काम करता है, और छानने के बाद क्या करता है, पहला निस्यंद बनाता है, जिसको क्या बोलते हैं, ग्लेमेरुलस फिल्टर या निस्यंद बोलते हैं। ये यहाँ पर जो चंद के पदार्थ आएगा उसमें क्या होता है, सारे अपने जो मूत्र तो होता है उसके साथ साथ कुछ आवश्यक पोषक पदार्थ जैसे ग्लूकोज वगैरह भी साथ में होते। तो अब यहाँ पर तो क्या थे, पोषक पदार्थ भी साथ में थे। और ये जो कटोरानुमा संरचना इसको क्या बोलते हैं, बोमेन स्फुट। क्या बोलते हैं, बोमेन स्फुट। अब ये ग्लेमेरुलस यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा, यहाँ से फिर कहाँ पर चला जाएगा, इन नलिकाओं में। इस नलिकाओं में जाके इसका अनुप्रस्थ भाग, और यहाँ पर नीचे वाला ये जो लूप नुमा संरचना है उसको हेनले का लूप वगैरह कहते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ से ये निस्यंदन कहाँ पर जाएगा, इस नलिका में जाएगा, और इस नलिका में क्या होगा, पुनर्अवशोषण। क्या होगा, पुनर्अवशोषण। अब ये जो छन के पदार्थ आया उसमें क्या था, कुछ आवश्यक पोषक पदार्थ भी थे। अब उसमें से क्या करेगा, ये नलिका पुनः अवशोषण होगा, और उसमें से जो जैसे ग्लूकोज है, कुछ आवश्यक पोषक पदार्थ है, उनको वापस क्या करेंगे, वापस अवशोषित करके रक्त में पहुंचा देंगे। और प्योर रूप से जो मूत्र होगा वो कहाँ पर आ जाएगा, इस संग्राहक नलिका में। ये जो नलिका है ये कौन सी होती है, संग्राहक नलिका में आ जाएगी। जब अपने उत्सर्जन वाला टॉपिक पढ़ा था, मैंने वक्राणु को अच्छे से समझाया था, तब इस संग्राहक नलिका में आके मूत्र इकट्ठा हो जाएगा, और इस मूत्र को समय समय पर अपने मूत्राशय द्वारा क्या कर दिया जाएगा, उत्सर्जित कर दिया जाएगा। तो पढ़ेंगे वक्राणु या नेफ्रॉन की संरचना तथा क्रियाविधि का वर्णन करो। संरचना आपको बनानी है इस तरीके से, या तो इस प्रकार से भी बना सकते हो, या यहाँ पर ऐसे भी बना सकते हो। इसमें ग्लेमेरुलस आएगा, यहाँ से संग्राहक नलिका निकाल के फिर ये संग्राहक नलिका होगी, ये अवशोषण नलिका हो जाएगी। तो संरचना या स्ट्रक्चर क्या है, मानव शरीर में 2 वक्र होते हैं। कितने, 2। प्रत्येक वक्र नेफ्रॉन की अनेक इकाइयों से बना होता है। वह जो अपना वक्र या किडनी होती है उसकी संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई कौन सी होती है, नेफ्रॉन। वक्राणु नेफ्रॉन वक्र की क्रियाविधि या एकलक इकाई होती है। नेफ्रॉन के कप के आकार का बोमेन स्फुट, ये वाला भाग, ये जो कप नुमा है इसको क्या बोलते हैं, बोमेन स्फुट होता है, जिसमें कोशिका का गुच्छ ग्लेमेरुलस होता है। ये जो कोशिकाओं का ये रेड कलर का है, ये अंदर की तरफ संरचना, ये क्या बोलते हैं, ग्लेमेरुलस। यह रुधिर कोशिका का एक गुच्छा होता है। इसमें क्या होता है, रुधिर कोशिका का गुच्छा होता है। इसमें से क्या करेंगे, रक्त आएगा और ये छान के काम करेगा। जो एफरेंट कोशिकाओं द्वारा बने होते, एफरेंट धमनियां अशुद्ध रक्त नेफ्रॉन तक ले जाती है। कप के आकार का बोमेन स्फुट वक्राणुओं के नलिकाकार भाग का निर्माण करता है, जो संग्राहिक वाहिनी से जुड़ा होता है। ये जो बोमेन स्फुट है यहाँ से जुड़ा हुआ नलिकाकार भाग है, और ये अंत में क्या है, संग्राहक भाग। इसके बाद इसकी क्रियाविधि क्या होगी, वक्र धमनी ऑक्सीजन रुधिर लाती है, यहाँ से ऑक्सीजन युक्त रुधिर को लेके आती है, जिसमें क्या होते हैं, कुछ नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ भी होते हैं। उत्सर्जन की क्रिया में अपन को निकालना क्या है, रक्त में से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ को तो बाहर निकालने का काम करना है। तो यहाँ पर जैसे रक्त आ गया, अब उसमें क्या थे, नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ। अब इनको यहाँ पर ग्लेमेरुलस क्या करेगा, छानने का काम करेगा। मूत्र बोमेन स्फुट में स्थित कोशिका गुच्छ ग्लेमेरुलस में फिल्टर होकर कुंडली के आकार में नेफ्रॉन के नलिकाकार भाग में पहुंच जाता है। यहाँ पर ग्लेमेरुलस बोमेन स्फुट में इकट्ठा होगा, ग्लेमेरुलस निस्यंदन है, वो यहाँ से होकर नलिकाकार भाग में जाएगा, और यहाँ से पुनर्अवशोषण की प्रक्रिया होगी, और संग्राहक नलिका में कुछ उपयोगी पदार्थ जैसे ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, लवण तथा जल रह जाते हैं, जो पुनः इस नलिकाकार भाग में अवशोषित कर लिए जाते हैं। यहाँ पर अवशोषण पुनः अवशोषण प्रक्रिया होगी। इसके बाद मूत्र संग्राहक वाहिनी में एकत्र हो जाता है तथा मूत्र वाहिनी में प्रवेश कराता है, जहाँ से मूत्राशय में ये चला जाता है। अतः प्रत्येक वक्र में बनने वाला मूत्र एक लंबी नलिका मूत्र वाहिनी में प्रवेश करता है, जो वक्र को मूत्राशय से जोड़ती है।
अब उसके बाद अपना अगला प्रश्न है कि उर्सज्जी उत्पाद से छुटकारा पाने के लिए पादप किन विधियों का उपयोग करते हैं। तो मैंने आपको पूरा चित्र समझाया था। पादप क्या करते हैं, अपनी जो रिक्तिकाओं में जो अपशिष्ट पदार्थ को छोड़ देते हैं, उसके बाद गोंद रेजिन के वगैरह भी अपशिष्ट पदार्थ, फिर CO ऑक्सीजन को क्या करते हैं, वातावरण में मुक्त कर देते हैं। उसके साथ अपनी पत्तियां पतझड़ वगैरह आती है, अपशिष्ट पदार्थ पत्तियों में छोड़ देते हैं, फिर पत्तियां जड़ जाती है। तो उर्सज्जी उत्पाद से छुटकारा पाने के लिए पादप निम्न विधियों का उपयोग करते हैं। प्रकाश संश्लेषण में क्या बनता है, O2 उत्पादन के रूप में CO2 श्वसन क्रिया में रंध्रों द्वारा निष्कासित किए जाते हैं। पौधे अतिरिक्त जल वाष्पोत्सर्जन की क्रिया, जल है वो अतिरिक्त मात्रा में आ जाता है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा क्या करते हैं, उनको भी अपने शरीर से बाहर निकाल देते हैं। पौधे में निष्क्रिय पत्तियां समय समय पर अलग होती रहती है, जिन्हें अपशिष्ट उत्पाद संचित रहते हैं। पादपों में अन्य अपशिष्ट उत्पाद रेंजिन तथा गोंद के रूप में विशेष रूप से पुराने जाइलम में संचित रहते हैं। पादप कुछ अपशिष्ट पदार्थों को अपने आसपास की मृदा में भी उत्सर्जित कर देते हैं। बहुत से पादप अपशिष्ट उत्पाद कोशिका रिक्तिका में संचित रहते हैं। तो कौन कहाँ पर होते हैं, पत्तियों के द्वारा छोड़ देते हैं, जाइलम पुराने जाइलम होते हैं उसमें संचित कर देते हैं। उसके बाद जो रिक्तिका होती है उसमें भी अपशिष्ट पदार्थों को संचित करते हैं। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा O2 CO2 को निकाल देते हैं, वाष्पोत्सर्जन जल को निकाल देते हैं। उसके बाद O2 CO2 को रंध्र के द्वारा निष्कासित कर देते हैं। अब है मूत्र बनने की मात्रा का नियमन किस प्रकार से होता है। अब मूत्र जो होता है, अब ग्लेमेरुलस फिल्टर बना था वो ज्यादा मात्रा में था, लेकिन क्या होता है, नली की पुनर्अवशोषण की क्रिया होती है। उसके बाद क्या करते हैं, पुनर्अवशोषण की प्रक्रिया होती है, वापस ग्लूकोज या आवश्यक पदार्थों को वापस रक्त में भेज दिया जाता है। इससे क्या होता है, मूत्र की मात्रा का नियमन होता है। तो जल की मात्रा, पुनर्अवशोषण, शरीर में उपलब्ध अतिरिक्त जल की मात्रा पर कितना जल की मात्रा तथा कितना विलय उत्सर्जित करना है इस पर निर्भर करती है। जैसे गर्मियों के दिनों में शरीर से अत्यधिक पसीने के द्वारा जल व लवण निष्कासित होते, इसीलिए वक्र के द्वारा छने फिल्टर मूत्र में विद्यमान जल एवं लवण की अधिकांश मात्रा पुनः अवशोषित कर ली जाती है, अतः मूत्र कम मात्रा में उत्सर्जित होता है। इसके विपरीत सर्दियों में कम पसीना आता है, इसलिए मूत्र अधिक बनता है। जल एवं लवण पुनर्अवशोषण हार्मोन के द्वारा नियंत्रित होते हैं, अतः मूत्र निर्माण पर नियंत्रण रक्त के ऑसोमेटिक संतुलन को भी बनाए रखता है। अब जो मूत्र का बनना है वो अपने शरीर से अपने वातावरण कैसा है, गर्मियों में क्या होता है, कम मूत्र का निर्माण होता है, क्योंकि पसीने के रूप में जल होता है वो मैक्सिमम जो अपने शरीर से बाहर निकल जाता है। उसी प्रकार सर्दियों में कम पसीना होता है, उसी प्रकार मूत्र का बनना अपने हार्मोनल बैलेंस पर भी निर्भर करता है। एक अपने जो डायबिटीज इनपिडिस होता है उसमें क्या होता है कि व्यक्ति बार बार मूत्र करने जाता है, क्योंकि मूत्र का निर्माण ज़्यादा मात्रा में होता है। क्योंकि डायबिटीज इनपिडिस होता है, उसमें जो अपने जो पुनर्अवशोषण की प्रक्रिया होती है वो धीमी पड़ जाती है और मूत्र का निर्माण अधिक होता है। तो ये क्या होता है कि मूत्र का निर्माण अब किस पर भी निर्भर करता है, हार्मोन्स के द्वारा भी नियंत्रित किया जाता है। और इसी के साथ अपने जो ये अभ्यास प्रश्न थे वो यहाँ पर पूरे हो जाते। इसके अगले वाले वीडियो में हम जैव प्रक्रम के जो पाठ्य पुस्तक प्रश्न हैं वो अपन सारे कवर कर लेंगे, और इसी के साथ अपना जैव प्रक्रम वाला जो अपना चैप्टर है वो कंप्लीट पूरा हो जाएगा। जब एग्जाम अपने पास आएंगे तब अपन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है उनको पूरा एक साथ या पाठ में से छोटे छोटे प्रश्न निकाल के पूरे एकदम आपको करवाने वाले हैं। तो जल्दी से रावली पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़ जाइए। धन्यवाद।